बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर इन स्पेस। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। वेरी सिंपल स्टेटमेंट है। दो वेक्टर दिए गए हैं आपको, एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है। अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो आपने बताना है कि a और v की वैल्यू क्या होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ये मेथड तो आप सीख चुके हैं। u वेक्टर है आपके पास 7i माइनस 4j प्लस 5k और v वेक्टर जो है दैट इज गिवन टू यू ai माइनस bj प्लस 3k। अब गिवन क्या है आपको? गिवन u क्रॉस v इज इक्वल टू 0। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज 0। ये 0 वेक्टर आना चाहिए यहाँ पे ना, दैट शुड बी अ वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है दो वेक्टरों की वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब u क्रॉस v निकालने का तरीका क्या है? i j k लिखेंगे। पहले u के कोऑर्डिनेट जो कि 7 माइनस 4 और 5 हैं, फिर v के कोऑर्डिनेट जो कि a माइनस b और 3 हैं। ये डिटर्मिनेंट बन गया इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको अब आप एक्सपेंड करें फ्रॉम r1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, तो ये आ जाएगा i इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -12 और ये -5 भी साइन चेंज करेंगे तो +5 भी बन जाएगा। -12 प्लस 5b, उसके बाद -j इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। 21 माइनस 5a, 21 माइनस 5a प्लस k इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -7b प्लस 4a, -7b प्लस 4a इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये 0 वेक्टर जिसको आप लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। इधर जो i का कोफिशिएंट है वो इसके i के कोफिशिएंट के बराबर होगा, इसका j का कोफिशिएंट इसके j के कोफिशिएंट के बराबर होगा, इसका k का कोफिशिएंट इसके k के कोफिशिएंट के बराबर होगा। इक्वेटिंग या बाय कंपैरिजन, क्या लफ्ज़ यूज़ करें? बाय इक्वेटिंग -12 प्लस 5b किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। उसके बाद ये क्या है? -21 माइनस 5a इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल इसके अलावा इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें a और b कैलकुलेट करना है, जो कि हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आ गया 5b इज इक्वल टू 12 के बराबर, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 12/5। यहाँ से ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा। 21 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, तो -5a इज इक्वल टू -21 डिवाइड बाई -5 डिवाइड बाई -5, तो a किसके बराबर आ गया? 21/5। तो यही तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी कि a क्या होगा, b क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 21/5 and value of b is equal to 12/5. This is your answer. आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 वेक्टर्स का सेट दिया गया है आपको u, v एंड w। आपने बताना है इन तीनों में से कौन से आपस में परपेंडिकुलर हैं और कौन से वाले पैरेलल हैं। तो अगर तो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी तो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। u और v की डॉट प्रोडक्ट
डायरेक्ट मैंने ले ली, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, के वाला कंपोनेंट 1 इंटू -5 इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चूँकि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आई तो इसका मतलब ये हुआ कि u और v आपस में परपेंडिकुलर नहीं हैं। अब हम इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 0 को -15 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, -5 को -3 से मल्टीप्लाई किया +15, 15 और 3 18, 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w। अब लास्ट क्या है, u और w की डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे तो वो w और u की प्रोडक्ट चेक की तो 5 को -15 से ज़रब दिया तो -75, -1 को 3 से ज़रब मल्टीप्लाई किया तो -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो इसको ऐड किया तो ये आ गया -81 अगेन विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w। अब हमने प्रूफ करना है इन तीनों में से कौन से वाले वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। अब अगर आप देखें ये 5 है, ये 15 है, ये 1 है, ये 3 है, तो अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए तो इसके बराबर आ सकता है। तो इसलिए w को मैंने चूज़ किया, -3 कॉमन निकाला, -3 कॉमन निकाला तो इधर आ गया 5i -j + k, और ये किसके बराबर है, यूजिंग 1 ये w के बराबर है। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया है। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, मसलन v अगर इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू हो, तो हम क्या कहते हैं कि v और w आपस में पैरेलल हैं। एक और तरीका भी है, अगर आप u क्रॉस w निकालें, u क्रॉस w निकालें, और अगर u क्रॉस w का आंसर 0 के बराबर आ जाता है, अगर दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगी तो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो एक तरीका ये भी है, -1 1 u के कोऑर्डिनेट लिख दिए, फिर w के -15 3 -3, ठीक है। जब आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये दो रोज़ आइडेंटिकल आ जाएंगी। जब ये दो रोज़ आइडेंटिकल आ जाएंगी तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आने का मतलब कि वेक्टर जो है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी से नहीं करना चाहते तो एक्सपेंड करके देख लें, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी। इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी 3 वेक्टर्स का एक सेट दिया गया है और आपने प्रूफ करना है कि इनमें से कौन से वाले परपेंडिकुलर हैं और कौन से वाले आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं u और v की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। u और v की डॉट प्रोडक्ट ली, ये u वेक्टर, ये v वेक्टर। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i का कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होता है, j का कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई, k का कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई। ये -2 + 2, योर आंसर इज 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गई तो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसी तरह v डॉट w, ये v की वैल्यू w की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 × π/2 + π/2, ये 1 × -π आ गया, 1 × π/2 π/2। अब π/2 और π/2 मिलकर पाई बन गया, पाई में से पाई निकाला, बाकी आ गया आंसर 0। अब इन दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि v एंड w आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली अब u डॉट w निकालेंगे, जब u डॉट w निकाला तो इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कह देंगे कि u और w आपस में परपेंडिकुलर नहीं हैं। अब हमने पैरेलल साबित करना है, तो एक तो तरीका ये है कि u और w की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट लेते जाएं, ठीक है। u क्रॉस w, अगर तो आंसर 0 के बराबर आ गया तो फिर हम कह देंगे कि u इज़ पैरेलल टू w, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। अगर w को हम k टाइम ऑफ u लिख सकते हैं, यानी इसको किसी स्केलर के साथ ज़रब दें तो इसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर पैरेलल होते हैं। अब ये w था तो मुझे फ़िलहाल जो है ना w में से पाई कॉमन नज़र आ रहा था, मैंने पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/2 -j + 1/2k। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया i + 2j - k। जब मैंने गौर से देखा तो ये किसके बराबर है, u के बराबर है। फिर इसकी जगह पे मैंने u पुट कर दिया तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया। तो अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। u क्रॉस w की अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए
ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप, u क्रॉस w की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, पहली रो में आप i j k लिखेंगे, फिर u के कोऑर्डिनेट, फिर w के कोऑर्डिनेट, फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आपने साबित करना है फॉर एनी वेक्टर u v w, ये वाले रिजल्ट जो हैं ये आपने प्रूफ करने हैं। बुक में ये दिया हुआ है u क्रॉस माइनस u सिंपल 0 दिया हुआ है। सिंपल 0 जो है ना ये स्केलर होगा, अगर इसके ऊपर डैश वेक्टर की निशानी लगाएंगे तो ये 0 वेक्टर बन जाएगा। तो दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर की नोटेशन बड़ी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ लेट u इज़ इक्वल टू u1i प्लस u2j प्लस u2k, u3k सॉरी। तो माइनस u किसके बराबर आ जाएगा, माइनस u माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, u1i माइनस u2j माइनस u3k। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, u क्रॉस माइनस v की डेफिनेशन, u क्रॉस माइनस u क्रॉस माइनस u लिखें ज़रा आप, u क्रॉस माइनस u। क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये है कि पहली रो में i j k लिखा जाएगा, उसके बाद u के कोऑर्डिनेट u1 u2 u3, फिर माइनस u के कोऑर्डिनेट माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3। अब आप देख सकते हैं कि R3 से आपको माइनस कॉमन नज़र आ रहा है। यू कैन सी माइनस इज कॉमन इन रो नंबर 3। तो टेकिंग माइनस 1 कॉमन, टेकिंग माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R3, what you will get? You will get माइनस बाहर i j k, फिर u1 u2 u3, माइनस 1 कॉमन चले जाने के बाद u1 u2 u3। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो माइनस ये आ गया 0, नल वेक्टर आएगा, तो इज इक्वल टू नल वेक्टर बिकॉज R2 R3 आर आइडेंटिकल। अगर दो रोज आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब इसको प्रूफ करते हैं, u क्रॉस v जो है ये माइनस v क्रॉस u के बराबर होना चाहिए। वैसे जब मैंने डिफाइन किया था उस वक्त बताया भी था, तो चलें आज प्रूफ भी करते हैं। हम u वेक्टर सपोज कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू, u वेक्टर है मेरे पास u1i u2j u3k, जबकि v वेक्टर इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k। अगर मैंने u क्रॉस v निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो जी, क्या याद करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। u क्रॉस v निकालने का तरीका, पहली रो में i j k लिखा जाएगा, फिर पहली रो में u के कोऑर्डिनेट जो कि क्या हैं u1 u2 u3, फिर v के कोऑर्डिनेट v1 v2 v3। जब भी हम दो करीबी रोज को इंटरचेंज करते हैं एडजेसेंट रोज को, तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ, दोनों एडजेसेंट है ना, करीबी रोज हैं, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, तो ये फिर बराबर आ गया माइनस i j k। v1 ऊपर चला गया, ये वाली रो ऊपर चली गई, और u1 u2 u3 नीचे चला आया।
अब बाय डेफिनेशन पहले v के कोऑर्डिनेट हैं फिर u के कोऑर्डिनेट हैं, ये आ गया v क्रॉस w के बराबर। तो ओए ओए w कितों आ गया यार, u क्रॉस v विच इज़ योर राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था कि u क्रॉस v, अगर आप इनकी पोजीशंस चेंज करते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर की पोजीशंस चेंज करने का मतलब दो रोज को आप इंटरचेंज कर रहे हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। u इज इक्वल टू u1i प्लस u2j प्लस u3k, v इज इक्वल टू v1i v2j v3k। उसके बाद मुझे के यू की ज़रूरत पड़नी है और के वी की ज़रूरत पड़नी है। तो के यू किसके बराबर आएगा, के यू भी निकाल के रख लेते हैं, ये आ जाएगा के यू 1 आई प्लस के यू 2 जे प्लस के यू 3 के, और के वी किसके बराबर आ गया। वैसे तो ये किलोवाट होता है लेकिन यहाँ पे के स्केलर है जो कि वेक्टर v से मल्टीप्लाई हो रहा है। के वी 1 आई प्लस के वी 2 जे प्लस के वी 3 के। ठीक 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 ठीक। आइए पहले हम u क्रॉस के वी निकालते हैं। u क्रॉस के वी, u क्रॉस के वी निकालने का तरीका, पहली रो में आई जे के लिखेंगे, फिर u के कोऑर्डिनेट u1 u2 u3, और फिर के वी के कोऑर्डिनेट के वी 1 के वी 1 के वी 2 के वी 3। ठीक, फिर यहां से आपको के कॉमन नजर आएगा। टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R3 you will get k into I j k u1 u2 u3 v1 v2 v3। एक तरीका तो यही है कि अब पहले आपने यहाँ से कॉमन निकाला। जब डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी को, तो उसमें पता क्या करना चाहिए, किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये के जो है या तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ या इसके साथ। तो अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा ये आप ऐसे करें, इसको नंबर 1 ही करते हैं। चलें, मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है, वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, फिर हो सकता है आपको समझ ना आए। अब हम के यू क्रॉस वी निकालते हैं, साबित करेंगे, उसका भी यही आंसर आता है। के यू क्रॉस वी इज इक्वल टू आई जे के यू 1 के यू 1 के यू 2 के यू 3 v1 v2 v3, के कॉमन फ्रॉम R2, के कॉमन फ्रॉम R2। वैसे उसको चाहिए था कि स्केलर के की जगह पे ना यहाँ पे लैम्डा दे देता, क्योंकि के को हम एज ए यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। बहरहाल जिन्होंने बुक लिखी है उनकी अपनी मर्ज़ी, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। u1 u2 u3 v1 v2 v3। राइट, इसको कह देते हैं नंबर 2 कह देते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया के यू क्रॉस वी। अच्छा, उसके बाद आखिरी रिजल्ट है हमारे पास के इंटू यू क्रॉस वी। के इंटू यू क्रॉस वी निकालते हैं। के इंटू यू क्रॉस वी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, के तो स्केलर है, तो पहली रो में क्या आ गया, आई जे के,
दूसरी रो में क्या आ गया U1 U2 U3, तीसरी रो में क्या आ गया V1 V2 V3, और ये देखो ये तीनों आपस में बराबर नहीं आ गए, 1 2 3, फ्रॉम 1 to 3 राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, फ्रॉम 1 to 3 राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल्स होंगी, देयरफॉर U क्रॉस KV must be equal to KU क्रॉस V must be equal to K into U क्रॉस V। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ये मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया था वहाँ पे ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने वेक्टर लिए थे ABC, A क्रॉस B प्लस C बराबर होगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो ये प्रूफ ऑलरेडी आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसने नाम चेंज कर दिए हैं, ABC की जगह पे UVW आ गए हैं। तो चलें हम चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। हमें V प्लस W चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको कह दें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3। तो यू विल गेट V प्लस W इज इक्वल टू, जब आप ऐड करेंगे तो इन दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, तो V1 प्लस W1 इंटू I आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो V2 प्लस W2 आ जाएगा और J कॉमन आ जाएगा, प्लस जब आप इनको ऐड करेंगे तो V3 प्लस W3 साथ K कॉमन आ जाएगा। बस ये देखें ना, V3 K है प्लस W3 K है, तो फिर V3 प्लस W3 और K कॉमन आ गया। ठीक है, परेशान नहीं होना। ये हमारे पास आ गया U प्लस V। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू U क्रॉस V प्लस W, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना चाहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, पहली रो में लिखेंगे हम I J के, दूसरी रो में U के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे U1 U2 U3, तीसरी रो में W के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, V प्लस W के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये आ गया V1 प्लस W1, V2 प्लस W2, V3 प्लस W3। ठीक 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 ठीक। फिर डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में दो एलिमेंट्स के दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो उसको हम दो टोटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले में आ जाएगा, ये पहली दो रोज तो एज इट इज़ आएंगी, U1 U2 U3। ठीक है, इधर भी पहली दो रोज तो सेम आएंगी, प्लस I J K U1 U2 U3। उसके बाद तीसरी रो में क्या आएगा, प्लस से पहले क्या आ रहा है, जो प्लस से पहले आ रहा है V1 V2 V3, ये पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, और जो प्लस के बाद आ रहा है W1 W2 W3, ये दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया U क्रॉस V। अब ये देखें ना, पहले I J के U और V है तो ये U क्रॉस V बनेगा, और ये U और W है, ये U क्रॉस W बनेगा। और गौर से देखो ये क्या है, ये आपका राइट हैंड साइड बनेगा। यही तो आपने साबित करना था। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप करना चाहते हैं तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आप करेंगे U प्लस W, दाएं तरफ से ज़रब देंगे V, सॉरी यहाँ पे आएगा, तरतीब सही करें, क्रॉस W इज इक्वल टू, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ये U क्रॉस W प्लस V क्रॉस W के बराबर होगा। ठीक है जी, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B साबित करना है कि नल वेक्टर के बराबर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, और ये क्या है, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि A मल्टीप्लाई होगा B के साथ, A क्रॉस B, फिर A मल्टीप्लाई होगा C के साथ,
ए क्रॉस सी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा बी क्रॉस सी, फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्रॉस ए आ जाएगा, फिर सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो सी क्रॉस ए, फिर सी बी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सी क्रॉस बी आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि यू क्रॉस वी बराबर होता है माइनस वी क्रॉस यू के। यानी अगर अदला बदली करेंगे ना, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन लगाना पड़ेगा साथ नेगेटिव का। हम ए बी सी में ए बी सी तरतीब के मुताबिक चलेंगे, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए। तो ये ए के बाद बी आ रहा है, ओके, ए के बाद सी आ रहा है, सी ए के बाद ही आता है, ठीक है, बी के बाद सी ही आता है, बी क्रॉस सी, ठीक है। पहले तीनों को मैंने नहीं छेड़ा, अब अगले तीन देखें ज़रा, ये वाले, ये बी क्रॉस ए है ना, अगर मैं ए को पहले लिख दूंगा तो बी को बाद में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी। इसी तरह ए को पहले और सी को बाद में लिखूंगा तो ए क्रॉस सी, इसी तरह बी को पहले लिखूंगा, सी को बाद में, तो माइनस बी क्रॉस सी। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो सारा कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वेक्टरों को ऐड करें तो जवाब एक वेक्टर आता है, तो माइनस करें तो भी जवाब एक वेक्टर आता है। तो दिस इज़ इक्वल टू 0, यही आपने प्रूव करना था, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर a जमा बी जमा सी 0 के बराबर है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो 0 नल वेक्टर के बराबर, तो आपने क्या रिजल्ट साबित करना है कि a क्रॉस बी बराबर है b क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए जी, हम ऐसा करते हैं कि a क्रॉस बी 1 कैन बी रिटर्न एज, दिस इम्प्लाइज दैट, ये ऐसे कर लें, a क्रॉस बी इज इक्वल टू, a को उठाकर उधर ले जाएं आप, c को उठाकर उधर ले गया मैं, माइनस सी प्लस 0 वेक्टर, तो ये आ गया a क्रॉस बी माइनस सी प्लस 0 वेक्टर, योर आंसर इज माइनस सी वेक्टर, ठीक हो गया। अब जिसको उठाकर उधर लेके गए हैं ना, उसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, ये a क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कि a और c बराबर हैं, तो आपने b के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर इधर आपने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर a और c आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो आपने इधर तो मल्टीप्लाई कर दिया लेफ़्ट से और इधर कर दिया आपने राइट से, तो ये फिर एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अगर इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लिखें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय सी फ्रॉम राइट कर दें, राइट साइड से, राइट साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b, ये राइट साइड से कर दिया मैंने c के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये c, ये भी राइट साइड पे c लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब c क्रॉस c किसके बराबर होता है, बट ये क्या कर दिया मैंने, बोंगी मार दी, यहाँ पे प्लस आना था, ये भी प्लस आना था, यहाँ पे प्लस आना था, ठीक है। बट c क्रॉस c इज इक्वल टू 0, c क्रॉस c इज इक्वल टू 0, और इसके ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, a c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a क्रॉस c, फिर b c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, b क्रॉस c इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट। उसके बाद आप, हमें चाहिए b क्रॉस c, तो b क्रॉस c को इधर ही रखते हैं, b क्रॉस c इज इक्वल टू, इसको चूकर उधर ले गए तो ये बन गया माइनस a क्रॉस c, ठीक हो गया।
उसके बाद जब आप इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, देखें ना, मुझे सी क्रॉस ए चाहिए, सी पहले ए बाद में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, इसको पहले लिखूंगा इसको बाद में, तो नेगेटिव साइन को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस u क्रॉस v बराबर होता है v क्रॉस u के। तो ये वाली जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल ये नल वेक्टर लिखना तो एक स्टेप और कर लें अपने लिए, कॉम के लिए। तो अगले स्टेप में ये आ गया b क्रॉस c वेक्टर। नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर जमा कर दिया जाए तो नो फर्क विल बी पे, और इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो दैट विल बी c क्रॉस a, राइट। तो b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, इतना आपने साबित कर दिया है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, 2 नंबर है ये, ठीक है। अब अगेन फ्रॉम 1, पहले आप c को उधर लेके गए थे, अब चाहे a को ले जाएं चाहे b को ले जाएं, जो दिल करता है आपका। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर दिल। 1 कैन बी रिटन एज, 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो आप? b प्लस सी, ए को ले जाऊं उधर, b प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर माइनस a, तो ये आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस नल वेक्टर माइनस a वेक्टर आ जाएगा। अब a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई a फ्रॉम लेफ्ट से या राइट से, जिधर से आपका दिल करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो मैंने लिए लेफ्ट लिख दिया है, तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, a क्रॉस b प्लस सी माइनस a क्रॉस a, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, a इससे मल्टीप्लाई होगा तो a क्रॉस b आ जाएगा, प्लस a c से मल्टीप्लाई होगा तो a क्रॉस c आएगा। a क्रॉस a किसके बराबर होगा? नल वेक्टर के बराबर, बिकॉज a क्रॉस a इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब a क्रॉस b तो हमें आंसर में चाहिए ना, a क्रॉस c को चूक कर उधर ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस c प्लस नल वेक्टर। नल वेक्टर किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड कर दिया जाए, नो फर्क विल बी पे a क्रॉस b। दिस इज फर्दर इक्वल टू a क्रॉस b इज इक्वल टू, जब आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, तो यू हैव टू चेंज द साइन, तो वो आ जाएगा c क्रॉस a। c क्रॉस a, तो इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 3 है, दिस इज नंबर 3। अब c क्रॉस a इसके बराबर भी है, c क्रॉस a b क्रॉस c के भी बराबर भी है। तो अगर a बराबर हो b के, b बराबर हो c के, तो फिर a b c आपस में बराबर होंगे, ठीक है। c क्रॉस a बराबर है b क्रॉस c के, c क्रॉस a बराबर है a क्रॉस b के, तो फ्रॉम 2 and 3 तीनों आपस में बराबर हो गए, फ्रॉम 2 3 what you will get a क्रॉस b is equal to c क्रॉस a is equal to b क्रॉस c। तरतीब दुरुस्त करना चाहें तो कर लें, a क्रॉस b is equal to b क्रॉस c is equal to c क्रॉस a, which is the required proof। क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 17 जो पेज नंबर 278 पर दी गई है, प्रूफ मिलते जुलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को प्रूफ करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर आता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जो एग्जाम्पल जो होगी उसमें दरमियान में प्लस आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये जब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का प्रूफ किया था और साइन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो प्रूफ किया था डॉट प्रोडक्ट यानी पिछली एक्सरसाइज में, बिल्कुल वैसे ही इसका स्टार्ट करेंगे। हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट ओ से लेकर ए तक जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, और ए यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर इनका दरमियानी एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। ये देखें, ये ए है, ठीक है, ओ से लेकर ए, ये ए यूनिट वेक्टर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बना रहा है अल्फ़ा,
ठीक है। ए और आई क्या होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहा है ना, ये इधर यूनिट वेक्टर आ गया आई, इधर ये आ गया ए, तो इन दोनों के दरमियानी एंगल अल्फा आ गया। अच्छा, ओ बी इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, तो फिर बी यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिया बीटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये क्या है, एंगल बीटा। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, ये इतना बड़ा जो है ना ये बीटा है, ठीक है। बस ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एंगल बीटा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा है, यानी बीटा बड़ा है ना, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा में से, और ये जो दरमियान वाला एंगल है ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, इनका दरमियानी एंगल किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर, यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये असल कहानी है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है, रेड वाला जो है। ये देखें ज़रा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीटा और ये अल्फ़ा, तो बीटा में से अल्फ़ा निकाल देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। बस यही गेम थी इसके अंदर, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट। अच्छा, अब ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ना रफ में एक काम किया है, ये ज़रा सीख लें, ये मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। ये मेरे पास 2 डायमेंशन में एक पॉइंट है पी एक्स वाई, ओ से लेकर पी तक आर के बराबर है, तो आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, एक्स कॉमा वाई, इसको आप एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब फ्रॉम फिगर एक्स ओवर आर किसके बराबर आएगा भाई, एक्स ओवर आर, ये तो बराबर होता है कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वाई ओवर आर किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो एक्स किसके बराबर आ गया, आर कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ गया, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये 1 में पुट कर दें तो आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, आर कॉस ऑफ थीटा आई प्लस आर साइन ऑफ थीटा जे, आर के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर के बराबर। आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, यानी आर यूनिट वेक्टर जो इसके लॉन्ग होगा, आर यूनिट वेक्टर वो कितना एंगल बना रहा था, थीटा, तो चूंकि थीटा बना रहा था तो जवाब आया कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा होगा तो क्या जवाब आएगा, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस कॉस साइन ऑफ अल्फा जे। अगर बीटा बना रहा होगा तो कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे आ जाएगा। अब ए यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा, तो इसलिए ये फिर किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। वैसे भी ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखो 1 आ जाएगा। बी यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल तो बीटा है, तो ये फिर किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे। जब हमने कॉस का फार्मूला अप्लाई किया था तो हमने वहां पे लगाया था डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अब हमें साइन चाहिए तो साइन का फार्मूला के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, बी क्रॉस ए यूनिट वेक्टर निकालने। बस ये टेक्निक याद रखनी है, ए को पहले नहीं रखना वरना फिर स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। पहली रो में आ गया आई जे के, दूसरी रो में आ गया कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा, सिफर, और ए यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कॉस ऑफ अल्फा आई, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा 0। ठीक हो गया जी। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, व्हाट यू विल गेट। अब देखो यहाँ पे 0 आ रहे हैं ना ज़्यादा, तो यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं, कॉलम 3 से कर लेते हैं,
फ्रॉम C3, तो ये आ जाएगा K इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला K कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस दिस इंटू दिस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये K आ गया, K को अगर हम इधर लिख दें तो फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता। अच्छा, अब हमें चाहिए B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास था B क्रॉस A। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन क्या करेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आइए B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप, देखना ज़रा, B क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू, ये इसको ज़रा ऊपर लिख ले ताकि मिक्सअप ही ना हो जाए, 0i प्लस 0j प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साथ आ गया K। ठीक है, इसका ले लो मैग्नीट्यूड, B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, J का कंपोनेंट उसका स्क्वायर, प्लस K का जो कंपोनेंट उसका स्क्वायर, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉइंट इज टू बी नोटेड, 0 जमा 0, ये तो 0 के बराबर हो गया ना। ठीक है, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो L लो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, आइए अब हम आगे चलते हैं। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, लिख लें यहाँ पे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होता है पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब ये है हमारे पास B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड, तो किसके बराबर होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, ये आ गया B यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड है ना, हाँ, इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A और B का दरमियानी एंगल क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म, फिनिश। ठीक है, तो आपके पास राइट हैंड साइड में आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। राइट, अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1 के बराबर, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1। यूनिट वेक्टर्स की लेंथ हमेशा 1 के बराबर होती है, तो ये आ गया फिर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज़ योर नेट रिजल्ट, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यही तो आपने साबित करना था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। राइट, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय वेक्टर मेथड आपने प्रूफ करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वो फार्मूला है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 में आपने इस फार्मूले का बेजा इस्तेमाल किया, तो आज हम इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे वेक्टर मेथड से। ठीक है, अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए ना इसके एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ होगा, वो रिज़ल्ट मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता चलूँ। ये ज़रा देखिए, मैंने जो रफ़ में ये बनाया है समझाने के लिए, आपको मालूम है कि जब भी हम
किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, पी एक्स कॉमा वाई। इसको जब हम ओरिजिन के साथ मिला देते हैं तो ये एक वेक्टर बन जाता है। ये जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। फ़र्ज़ कर लिया है कि ये ओ पी जो है दैट इज़ इक्वल टू आर, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि इसके प्रूफ के अंदर इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर बराबर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी इसको लिखा जा सकता है, या हम इसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने वेक्टर आर किसके बराबर लिखा है, एक्स आई प्लस वाई जे। अब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि ये वेक्टर एक्स आई वाई जे के बराबर है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ एक्स है और ये वाली लेंथ वाई है। यहाँ से लेकर पहले आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स फासला तय किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई फासला तय किया। अब इस फिगर में आप देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया, r कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ गया। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर r, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक लेंथ r है, r साइन ऑफ थीटा। तो x की जगह पे r कॉस ऑफ थीटा, y की जगह पे r साइन थीटा जब मैंने 1 में पुट किया तो वेक्टर की नई शक्ल ये बन गई, r वेक्टर इज इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा i प्लस r साइन ऑफ थीटा j। फिर मैंने ना इसको r के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ से r कॉमन ले लिया, ठीक है, और r के साथ डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड जो किया है वो यहाँ से मिस हो गया, ये यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम, ये r के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये r से कटेगा और आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j। अब ये ज़रा इस रिजल्ट को आपने याद रखना है। r यूनिट वेक्टर है ना, अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा होगा तो वो किसके बराबर हुआ करेगा, जितना भी एंगल बना रहा होगा, कॉस ऑफ दैट एंगल साथ आई प्लस साइन ऑफ दैट एंगल साथ जे आ जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा की बजाय अल्फा हो जाता, ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया, जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओ से लेकर ए तक अगर ये एंगल अल्फा बनाता है और ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है तो फिर ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। अगर थीटा बनाता है तो कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, अल्फा बनाएगा तो कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। आइए अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। मुझे इसका प्रूफ करने के लिए वेक्टर मेथड से दो वेक्टर सपोज करने पड़ेंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल ही, दो वेक्टर होंगे तो उनका दरमियानी एंगल बनेगा ना। लेट ओ से लेकर ए तक जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर। मैंने यहाँ पे एक ओ से लेकर ए तक एक वेक्टर लिया, ठीक है, और मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये यूनिट वेक्टर है, ओ से लेकर ए तक यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ये एंगल अल्फा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट इज टू बी नोटेड। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई। तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर जे और एक वेक्टर जे, ए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड आई ये किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया, ठीक है। और फिर अभी अभी हमने प्रूफ किया कि अगर यूनिट वेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो वो बराबर होगा कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। तो अब ओ ए जो है ए यूनिट वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है, तो देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम लेते हैं दूसरा वेक्टर। ये मैंने फर्ज कर लिया कि ओ से लेकर बी तक जो है ये एक दूसरा वेक्टर है, ओ से लेकर बी तक एक दूसरा वेक्टर है, और ये वेक्टर है हमारा बी यूनिट वेक्टर। अब बी यूनिट वेक्टर मैंने सपोज कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक एंगल बनाता है बीटा, ठीक है। तो टेक अनदर वेक्टर
ओ बी इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, एक और यूनिट वेक्टर लिया, ए बी इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर। अब ये बी यूनिट वेक्टर और आई का दरमियानी एंगल क्या है? बीटा। बी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये बी यूनिट वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, तो फिर बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे, राइट। उसके बाद अब हमने देखना है कि ए और बी का दरमियानी एंगल क्या होगा। जब हम लिखते हैं ना ये ऐसे ए कॉमा बी, तो इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये मैथमेटिकल नोटेशन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब है एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन बी एंड एक्स एक्सिस। अब ए और बी का दरमियानी एंगल कितना होगा? फ्रॉम फिगर एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इधर देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक ये है अल्फा आपके पास और ये है बीटा, तो ये पीछे कितना रह जाएगा? टोटल यहां से लेकर यहां तक ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, तो पीछे कितना रह जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब है कि ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर इनका दरमियानी एंगल कितना आया? अल्फा माइनस बीटा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें दो चीज़ें जो है ना ये सीखनी बड़ी ज़रूरी हैं, बाकी इसका प्रूफ बड़ा आसान है। एक तो ये है कि ए यूनिट वेक्टर ऐसे कैसे आया, ठीक है, और दूसरा ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का एंगल अल्फा माइनस बीटा कैसे आया। आइए अब हम इनकी लेते हैं, हमने इनका साइन ऑफ द एंगल बिटवीन मालूम करना है इन दोनों वेक्टर्स का, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला आप जानते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये बुक में फार्मूला दिया हुआ है, इसका प्रूफ नहीं किया हुआ। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये देखें ज़रा, जगह की कमी के बायस मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। बी क्रॉस ए यूनिट वेक्टर निकालें आप, यहाँ पे ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। बी क्रॉस ए वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? पहली रो में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहली रो में आई जे के आ जाएगा, फिर बी के कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा और ज़ीरो आ जाएगा, फिर ए के कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा और साथ ज़ीरो आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं, एक्सपेंड फ्रॉम C3, एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम नंबर 3, तो B क्रॉस A यूनिट वेक्टर बराबर आ गया। अब यहाँ से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो ये आ जाएगा K इंटू K यूनिट वेक्टर इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ठीक हो गया। अब हमने, सॉरी ये तो मैग्नीट्यूड मैंने पहले ले लिया, अब इसका लेते हैं मॉड। इसका मॉड लेंगे क्योंकि हमें तो मॉड चाहिए ना। फार्मूले में हमें ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड यानी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। ये देखिए बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास के इंटू के, ये मेरा ख्याल इसको मुझे रेज करना पड़ेगा। अब मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया, बी क्रॉस ए का मॉड इज इक्वल टू, वेक्टर तो ये है, ये तो स्केलर नंबर है ना। देखें अगर आपके पास ये 2 इंटू आई हो तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर इसका नाम ए रखते हैं तो ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट जो स्केलर है वो तो बाहर रहेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ वेक्टर का आएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ के का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब के का मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर है, तो के का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगा। यूनिट वेक्टर है
के इज़ आ यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। उसके बाद अब ये वाला जो फार्मूला है ये यहाँ पे लगाते हैं, बी क्रॉस ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या है, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल है अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये 1 के बराबर आ गया, ये फिर आ गया साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर निकल आया, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। अब एक एग्जांपल है जो पेज नंबर 278 पर दी गई है, वहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो बुक वाले ने पूरी कोशिश की है कि वो आपको वहाँ पे समझ ना आए, तो उसी एग्जांपल को मैं इसके साथ ही डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल नंबर 17, प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। सिर्फ फिगर चेंज हुई है क्योंकि अब एंगल बिटवीन ए एंड बी अल्फा प्लस बीटा आ गया है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ओ से लेकर ए तक एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है। ए यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। ओ से लेकर बी तक एक दूसरा यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है माइनस बीटा। यहाँ पे चेंज आएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस बीटा। तो ये फिर आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा, यहाँ पे चेंज आएगी, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस बीटा इंटू आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा इंटू जे। और ये फिर आ जाएगा जी इज इक्वल टू कॉस माइनस बीटा जो है कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये फिर आ जाएगा बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा आई माइनस साइन ऑफ बीटा जे। ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा जे, राइट। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख दूं। ये देखिए अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, कॉस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे, क्योंकि माइनस बीटा एंगल बन रहा था। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, ये प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता वो है कि ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लिया कि अल्फ़ा जो है ये है मेरे पास 45 डिग्री और ये एंगल माइनस बीटा जो है ये है मेरे पास 30 डिग्री। तो ये माइनस किस वजह से आया है, क्योंकि हमने एंगल लिया है क्लॉकवाइज। जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव आता है, ठीक है। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं कि इसका और इसका दरमियानी एंगल कितना है, तो फिर तो हमें ये माइनस साइन निगलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एंगल 45 है और ये 30 है, ठीक है। अगर हम भूल जाएं कि ये एक्स एक्सिस है, ऐसे करके अगर मैं आपको कहूँ कि इसको रब कर दें तो फिर इनका दरमियानी एंगल कितना बनता है, दोनों के सम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी इनका दरमियानी एंगल फिर कितना बनेगा, 75 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये माइनस बीटा है, तो इनका टोटल एंगल कितना बनेगा। पहले हमने क्या फार्मूला लिखा था, अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो टोटल कितना बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बस यही एक इसके अंदर पॉइंट था समझने वाला। बाकी आप इसको ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे अब आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये आपकी एग्जाम्पल जो है वो अब आपको 110% क्लियर हो गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है, ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। दो तरीक़ों से इसको हल किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ली आपने, वो क्या है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब हमने इसको ए क्रॉस बी में कन्वर्ट करना है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए मॉड बी मॉड साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर किसके बराबर होगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ये वाला रिजल्ट ले आते हैं तो इसका मतलब है कि ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। लेट हमने फ़र्ज़ कर लिया कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो फिर ए डॉट बी किसके बराबर होगा, देयरफॉर ए डॉट बी बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये फार्मूला अब आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो अब हमारी राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, फिर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर। उसके बाद दिस इज़ फर्दर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों यहाँ से कॉमन हैं, तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक मॉड ज़्यादा लग गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये फिर आ गया जी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ए मॉड बी मॉड साइन थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब वो जो फार्मूला है इसका अप्लाई करने का वक्त हुआ चाहता है, बट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा तो बराबर होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ये फिर किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यही तो आपने प्रूफ करना था। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप सेकंड मेथड करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड का मैं हिंट दूंगा, लेकिन करेंगे आप खुद। सेकंड मेथड आप सपोज कर लेंगे वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर उसके बाद बी वेक्टर सपोज कर लेंगे आप b1i प्लस b2j प्लस b3k। आप ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना आता है आपको, आता है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जो भी आएगा आंसर उसका आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस ए डॉट बी के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। प्रूफ करना है कि u प्लस वी क्रॉस u माइनस वी इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने इंतखाब कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ये u से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा u क्रॉस u, फिर u v के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस u क्रॉस v, v फिर u के साथ मल्टीप्लाई होगा आएगा जवाब v क्रॉस u, फिर v से मल्टीप्लाई होगा तो v क्रॉस v आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम हों, a क्रॉस a सेम वेक्टर हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के बराबर होती है। तो ये फिर आ जाएगा नल वेक्टर। और उसके बाद u क्रॉस v चाहिए, तो ये एक आपने ये भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि v क्रॉस u अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, u को पहले लिखते हैं v को बाद में, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों रिजल्ट जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये बनेगा नल वेक्टर माइनस u क्रॉस v प्लस
जब आप किसी की पोजीशन चेंज करेंगे u को पहले और v को बाद में, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, u क्रॉस v, माइनस v क्रॉस v नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया, नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर जमा कर दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस यू क्रॉस वी इज़ इक्वल टू -2 टाइम ऑफ u क्रॉस v। ठीक है, अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको सपोज करना पड़ेगा कि वेक्टर u बराबर है u1i प्लस u2j प्लस u3k, फिर v आपको सपोज करना पड़ेगा v1i प्लस v2j प्लस v3k। यहाँ से आप u प्लस v निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके, तो वो बनेगा u1 प्लस v1i प्लस u2 प्लस v2j प्लस u3 प्लस v3k। मेरा ख्याल है ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो मैं ज़रा करके तो फिर बताता हूँ आपको। अच्छा, ये u माइनस वी निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, u प्लस वी क्रॉस u माइनस वी। तो पहली रो में i j के लिख दिया, फिर दूसरी रो में u प्लस वी के कोऑर्डिनेट u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3। तीसरी रो में u माइनस वी के कोऑर्डिनेट u1 माइनस v1 u2 माइनस v2 u3 माइनस v3। उसके बाद एडिंग r2 इन r3, इसको पकड़कर इसमें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2u1 आ जाएगा। इधर जो है ये 2u2 और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2u3। 2 कॉमन निकाल लिया, i j k आ गया। ये दूसरी रो एज इट इज़, यहाँ पे u1 u2 u3 आ गया। अब इस रो को पकड़कर इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे v1 v2 v3 आ जाएगा, u1 u2 u3। फिर हमें u पहली रो में चाहिए, इसको ऊपर लेंगे, इसको नीचे। जब दो करीबी रोज़ को इंटरचेंज किया जाता है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब आ गया ये i j k, पहली रो में आ गया u1 u2 u3 v1 v2 v3, तो ये बन गया -2 टाइम ऑफ u क्रॉस v। पहले u आ रहा है v, तो u क्रॉस v, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड मेथड है, थोड़ा लंबा है, ये वाला मेथड जो है ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले मोमेंट ऑफ ए फोर्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, आइए समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक बॉडी है, जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो मार्कर का ढक्कन उतर जाएगा, उसको फिर दोबारा जो है ये मैं लगा लूँगा। अच्छा, अब ये देखें जी, जब भी मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर एक तो ये देखें, मैंने फोर्स अप्लाई की, ये देखें, और ये जो बॉडी है ये यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये देखें, अब फिर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैंने फोर्स लगाई तो बॉडी ने डिस्प्लेस होने की बजाय ना घूमना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स, कुव्वत की वो सलाहियत जो बॉडी को मजबूर करती है कि वो अपने किसी एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करे, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स। द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स विच ट्राई टू रोटेट द बॉडी, जो बॉडी को अपने किसी एक खास पॉइंट के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है, इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ ए फोर्स। इसको आप टॉर्क के नाम से ही बढ़ के आए हैं। अब ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये एक फोर्स है F, राइट, ये फोर्स F है, और फ़र्ज़ किया कि ये एक फोर्स है F जो कि एक बॉडी पर अमल करती है एट द पॉइंट A। ठीक है, और फ़र्ज़ किया कि बॉडी घूमना शुरू कर देता है अबाउट द पॉइंट B, यहाँ पे कोई पॉइंट B ले लिया मैंने। ठीक है, और A से लेकर B तक जो है, इस डिस्प्लेसमेंट का नाम रख दिया मैंने R। ठीक है, तो फिर वेक्टर मोमेंट किसके बराबर होगा, m इज़ इक्वल टू, मोमेंट को हम m के साथ डिनोट करते हैं, r क्रॉस f के बराबर होगा। ठीक है, आगे फिर इसकी डिटेल भी है, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो r क्रॉस f का मैग्नीट्यूड आ जाता है, जो कि बराबर होगा r का मैग्नीट्यूड f का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। फिर अगर थीटा जो है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो मोमेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ m इज़ इक्वल टू r क्रॉस f की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आगाज़ करने से पहले मोमेंट के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होती है। वैसे ये चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क ऑफ ए फोर्स। ठीक है, तो आइए इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास कोई प्लेन है और ये कोई बॉडी पड़ी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये है कि मैंने इसको
अप्लाई किया तो ये देखें ये मोबाइल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होने के बजाय ये देखेंगे ना इसने रोटेट करना शुरू कर दिया है। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो या तो किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाता है या फिर अपने किसी ख़ास पॉइंट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है। तो फोर्स की ऐसी टेंडेंसी जो उसको फोर्स करती है कि भाई मजबूर करती है उसको कि अपने किसी ख़ास पॉइंट के गिर्द वो घूमे, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स। द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स विच ट्राई टू रोटेट द बॉडी अबाउट वन ऑफ इट्स फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मसलन फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ किया कि मैंने ये फोर्स एफ अप्लाई की। लेट ए फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी से मुराद सख्त बॉडी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई जो मैटर है वो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में भी। तो ये जो बॉडी है ये सॉलिड होनी चाहिए, रिजिड, ठीक है। उसके ऊपर हमने फोर्स एफ अप्लाई की एंड लेट अस सपोज दैट बॉडी इज़ रोटेटेड अबाउट द पॉइंट ओ, और बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया पॉइंट ओ की तरफ। उसके बाद आप ऐसा करें कि इस फोर्स के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें आप ए, ठीक है। ओ को ए के साथ मिला दें ऐसे करके और इस वेक्टर का नाम रखते हैं आप आर। तो फिर मोमेंट ऑफ ए फोर्स किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ ए फोर्स बराबर होगा ये वाला वेक्टर आर क्रॉस एफ, ठीक है। यानी आर क्या वेक्टर हुआ, कौन सा वेक्टर हुआ करेगा? जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूमता है वहाँ से आपने फोर्स की तरफ जो है ना वो जाना हुआ करेगा, वो हमारा आर हुआ करेगा। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। ये एम पॉइंट दिया गया है, हालांकि अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी डी ई एफ 26 हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ एम का ही इंतखाब क्यों किया है, क्योंकि एम फॉर मोमेंट उसको हम इस नोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर होता कि एम की बजाय यहाँ पे ओ ले लेते, सी ले लेते, डी ले लेते, कुछ भी ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलें खैर, हमने मोमेंट इस पॉइंट के गिर्द निकालना है, यानी बॉडी जो है वो इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है और फोर्स रिप्रेजेंट की गई है एफ ए बी के साथ, वेयर द कोऑर्डिनेट ए और बी के क्या हैं, इसके बराबर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें मोमेंट निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हमें आर चाहिए और एक एफ चाहिए। सबसे पहले तो एफ देखें, इस क्वेश्चन के अंदर एफ को उसने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए बी के साथ। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो एफ इज़ इक्वल टू ए बी। ए बी किसके बराबर होगा? बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो -1 में से 4 गया, 3 में से 3 गया, 7 में से -1 गया, तो ये आ गया -5, ये इससे कट के 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस, जिसको आप -5y + 0j + 8k भी लिख सकते हैं। आर क्या होता है? आप ये देखें, ये फोर्स है हमारे पास ए बी, ये फोर्स ए बी है जो रिजिड बॉडी के ऊपर अमल कर रही है, और बॉडी किसके गिर्द रोटेट करता है? अबाउट द पॉइंट एम, ठीक है। अब एम से फोर्स की तरफ इस लाइन ऑफ एक्शन पर कोई एक पॉइंट ले लें, ठीक है। आप ए भी ले सकते हैं, आप बी भी ले सकते हैं। तो मैंने ए ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 4 3 -1। तो एम से लेकर ए तक ये किसका रोल अदा करेगा? आर का रोल अदा करेगा। आर इज इक्वल टू एम ए, तो आर इज इक्वल टू एम ए में से एम के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 -1, 3 -3, -1 में से 3 गया, तो ये आ गया 3 6 -4 बन गया, जिसको आप 3i + 6j - 4k भी कह सकते हैं। अब मोमेंट का फार्मूला क्या है? r क्रॉस f, पहली रो में i j k आएगा, फिर r के कोऑर्डिनेट 3 6 -4, फिर f के कोऑर्डिनेट -5 0 8। उसके बाद ये एक डिटर्मिनेंट बन गया है, इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मेथड आपको आता है, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 48 - 0, फिर -j इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, साइन चेंज किया 20 तो -20 हो गया जी। उसके बाद k इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -30, साइन चेंज किया तो +30 आ गया। तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 48i - 4j + 30k
दिस इज अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स एफ। अब आपको फोर्स निकालनी नहीं पड़ी, फोर्स की कीमत उसने दे दी, वैल्यू दे दी है 6i + 4j - 4k। अब फोर्स एफ इज़ अप्लाइड एट द पॉइंट ए। ये हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसके ऊपर ये फोर्स एफ अप्लाई की गई है। किस पॉइंट पर अप्लाई की गई है? पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई की गई है। ठीक है, तो फोर्स एफ आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। बॉडी घूमता है अबाउट द पॉइंट बी, तो आर क्या होता है, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूमता है वहां से आपने फोर्स की तरफ जाना है। ये बी ए जो है वो ये किसके बराबर होगा? आर के बराबर। बी ए इज इक्वल टू आर। तो मोमेंट निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फोर्स और एक आर। ये फोर्स हमारे पास गिवन है, आर किसके बराबर आ गया? बी से लेकर ए तक, बी ए। बी ए कैसे निकालेंगे? ए के कोऑर्डिनेट में से बी को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 1 - 3, -1 में से -2 गया, 2 में से 3 गया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया -2 माइनस प्लस 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 के बाकी रह गए -1, जिसको आप लिख सकते हैं -2i + j - k। मोमेंट का फार्मूला क्या है? m = r क्रॉस f। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहली रो में हमेशा i j के आएगा, फिर i r के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -2 1 -1, फिर फोर्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 6 4 -4। उसके बाद तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये आर्ट आप बहुत देर पहले सीख चुके हैं। इसको एक्सपेंड कर दें फ्रॉम R1 से एक्सपेंड करेंगे, ये वाला रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा साइन चेंज करके लिख देंगे। -4 आया, साइन चेंज करके +4 कर दिया। उसके बाद j, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6, साइन चेंज करके लिख दिया। उसके बाद k इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया +6, साइन चेंज करके लिख दिया। तो ये तो 0 के बराबर आ गया, ये -14j - 14k, तो दैट इज़ इक्वल टू -14j - 14k। अब क्वेश्चन नंबर 15 इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 14। अगेन गिवन फोर्स है आपके पास 2i + j - 3k। फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, फोर्स आपके पास है। मोमेंट निकालना चाहते हैं, सिर्फ r फाइंड आउट करना है पहले। अब ये फोर्स जो है ये क्या करती है? पॉइंट ए पर अमल करती है और बॉडी घूमता है अबाउट द पॉइंट बी। ठीक है, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूमेगा वहां से आपने फोर्स की तरफ जाना है, तो वो आर होगा। तो वो क्या बना? बी ए किसके बराबर होगा? आर के बराबर। और बी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए 1 - 2 1, ये बी के 2 0 - 2, तो ये इसमें से माइनस हो गया, -2 0 में से माइनस हो गया, 1 - 2 में से हो गया, तो ये आ गया -1 - 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -i - 2j + 3k। मोमेंट का फार्मूला क्या है? m = r क्रॉस f। r क्रॉस f क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहली रो में हमेशा i j k आएगा, फिर ये जो पहला वेक्टर होता है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 - 2 3। उसके बाद फोर्स f क्या है आपके पास? 2i + j - k, इसके कोऑर्डिनेट बन गए 2 1 - 3। उसके बाद तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का आर्ट आप जानते हैं। ये कॉलम ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया +6 आ गया -3, तो ये आ गया 6 - 3। फिर यहाँ पे जाएंगे, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो ये आ गया -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 - 6, फिर k इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 + 4। ठीक है, तो 6 में से 3 के बाकी रह गए 3 में से 6 के बाकी रह गए 3, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +3, 4 में से 1 के बाकी रह गए 3। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया था। फोर्स गिवन है, सिर्फ पॉइंट्स के नाम चेंज हो गए हैं। वहाँ पे ए बी होता था, यहाँ पे पी क्यू आ गया है। ठीक है, फोर्स एफ आपके पास है, मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फोर्स और एक आर। फोर्स हमें गिवन है, आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये देखें, ये फोर्स एफ जो है ये पॉइंट पी पर अप्लाई की जाती है और बॉडी रोटेट करता है अबाउट द पॉइंट क्यू।
मोमेंट अबाउट क्यू निकालना है, तो जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करता है वहाँ से आपने फोर्स की तरफ जाना है। फोर्स की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या बनता है, क्यू पी। तो आपका आर किसके बराबर होगा, क्यू पी के बराबर होगा। क्यू पी कैसे निकालते हैं, पी के कोऑर्डिनेट में से हम क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। तो पहला पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से माइनस होगा, तीसरा तीसरे में से माइनस होगा। -1 और -4 -5 ये सिफर के बराबर आ गया। ये आ गया -5i -5j + 0k। मोमेंट का फार्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये है कि पहली रो में हम आई जे के लिखते हैं, दूसरी रो में आर के कोऑर्डिनेट आएंगे, आर क्रॉस एफ है ना, तो आर के कोऑर्डिनेट आएंगे और आर के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 एंड 0। और उसके बाद एफ, फोर्स एफ क्या है आपके पास, -2 1 -3। अब ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन गया है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, आंसर आ जाएगा एक्सपेंड फ्रॉम R1। ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 15 - 0 आ गया। जे, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 15 - 0 आ गया। के इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -5 -15 टेंस, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 15i -15j -15k। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 जो है अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।